कि लोगों के मन में, चाहे वो विदेश में कहीं भी हो, आम जनता के मन में ये भ्रम पैदा करने के लिए क्यों वो कह रहा है कि बीबीसी और अन्य ब्रॉडकास्टर इसको पूरी दुनिया में फैलाए, ताकि वहां की जनता में भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति एक घृणा उत्पन्न हो। तो ये जो बात मैं अक्सर कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते ये देश के विरोध पर उतर आए हैं, ये हिंदू विरोध पर उतर आए हैं, ये है इनका कुकर्म। ये है मनीष जी। और जो अभी आप बात कह रहे हैं, तो मनीष जी मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैं तो इसको एजेंडे की तरह ले रहा हूँ कि इस खैराती पांडे का भाई, जिसके खिलाफ बलात्कार, यौन शोषण और देह व्यापार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मनीष जी, उस लड़की की शादी किसी और इसके दोस्त से हो गई, तो क्या इसका, क्योंकि उस लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी मनीष जी, कोई मौखिक बिल्कुल आरोप नहीं बिल्कुल। लगाया था। तो अगर क्या बलात्कार की रिपोर्ट, अगर बलात्कार जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसकी शादी करा दी जाए, तो क्या बलात्कार का अपराध खत्म हो जाता है? अगर ऐसा है तो मणिपुर के अपराधियों को भी इस शर्त पर छोड़ना पड़ेगा, अगर वो उन दोनों लड़कियों की शादी करा देते हैं। नहीं तो इस खैराती पांडे के भाई के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, बलात्कार का, देह व्यापार का और यौन शोषण का, और इसके लिए एक मुहिम सर चलाइए। सर शादी ब्रजेश ये पांडे ने नहीं की है, शादी किसी और ने की, तो किसी ब्रजेश भाई कह रहा पांडे किसी, कैसे छूट सकता है? कैसे छूट गया? वही मैं वही कह रहा हूँ कि बलात्कार का दोषी अगर किसी और के साथ किसी की शादी, उस बलात्कार पीड़िता की शादी करा देता है, तो क्या उसका पाप खत्म हो जाता है, उसका अपराध खत्म हो जाता है? अरेस्ट ब्रजेश कुमार पाड़े, ये मुहिम चलनी चाहिए सोशल मीडिया पे। और मैं तो हर कार्यक्रम में कहूंगा कि ये जरूर करे, और कम से कम भाजपा का जो आईटी सेल है वो, उसको शर्म आ रही हो अगर कि आप देश के खिलाफ ये एजेंडा चला रहा है, तो इसके खिलाफ जमकर चलाइए कि अरेस्ट ब्रजेश कुमार पाड़े, क्योंकि उसके खिलाफ बाकायदे मनीष जी एफआईआर दर्ज है थाने के अंदर, और वो केवल शादी करा देने से नहीं खत्म होती। और अगर वो एफआईआर फर्जी थी तो उस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए। तब जब वो लड़की समझेगी कि अगर मैंने वापस लिया एफआईआर तो मैं फर्जी थी, वो गिरफ्तार होनी चाहिए। दो में से एक आदमी तो गिरफ्तार होना ही चाहिए, अन्यथा इस देश का कानून मजाक बन के रह जाएगा। बिल्कुल, और ये इसीलिए समझ लीजिए कि व्यूअर्स को ये समझ, ये कि मैं और हम लोग, सतीश जी ने आग्रह किया, मैं साथ आग्रह कर रहा हूं, आप लोग अरेस्ट ब्रजेश कुमार पांडे ये ट्रेंड करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये बड़ी कैसे हो गया है। और इसे कोई अभिषेक मनु सिंघवी बड़ी चालाकी से, वो एक पेज का ऑर्डर है सर, मेरे पास होगा कहीं मेरे मोबाइल में, मैंने, मुझे लगता है 2 साल पहले इसका विश्लेषण, लगभग 3 साल पहले विश्लेषण किया था, जब मैं नया नया यूट्यूब मैंने शुरू किया था, उस समय जजमेंट की कॉपी के साथ मैंने विश्लेषण किया था। एकदम शुरुआत के जो व्यूअर्स होंगे उनको याद होगा, ये मैंने जजमेंट की कॉपी दिखाई थी। ये एक पेज का जजमेंट है, मात्र 8 या 9 लॉयर का नाम है उसमें, सबसे ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी। तो ये षड्यंत्र कैसे हुआ, तब समझ में आएगा कि ये दरअसल ये पांडे, जो खैराती पांडे, वो किसका एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और इंग्लैंड वो किसके पैसे पे गया। बहुत आसानी से भारत का विदेश मंत्रालय और भारत का गृह मंत्रालय इसको पता कर लेगा। किसी को कोई बड़ा अवार्ड मिला है, इसका मतलब उसे भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये सीधा आरोप है, और वो यदि चाहे तो इस पे बहस कर सकता है। तब सर समझ में आता है कि क्या कोई आदमी, मतलब कोई पत्रकार की भूमिका में कहीं चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए पत्रकारिता का आवरण ओढ़ करके इस स्तर तक जा सकता है। ये पांडे बिहार का है, ये बेगूसराय में वही पाप हुआ, उस पर एक शब्द नहीं बोला, बंगाल पर एक शब्द नहीं बोला। इसका मतलब है कि ये देश के खिलाफ पत्रकारिता का आर्मिक घृणित षड्यंत्र कर रहा है, और इस देश की सरकार, इस देश की एजेंसी चुप है। नहीं नहीं मनीष जी, किसी पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए देश के खिलाफ एजेंडा चला रहा है, ये देश के खिलाफ एजेंडा चला रहा है, लंदन में पड़ा हुआ है। और एक बात और बता दूं दर्शकों से, कि ये बता रहा कि मेरे ऊपर एक फिल्म बनी थी, उसका प्रीमियर था, इसलिए मैं, प्रीमियर 1 दिन 2 दिन 3 दिन में होता, 12-12 दिन प्रीमियर नहीं होता। और ये भी बता दूं कि उस फिल्म की जो प्रोड्यूसर है एंडी गुडमैन, वो इस फियोना ब्रूस की दोस्त है। जरा करेक्शन जोड़िए। तो ये वो भी पत्रकार रही है, वो भी खैरात का धंधा करती थी। उसको किसने पैसा दिया इसके ऊपर पिक्चर बनाने के लिए, और वो फियोना ब्रूस की दोस्त है, चर्च गिरोह के एजेंट फियोना ब्रूस की वो मित्र है। तो ये पूरा तय से पूरा बड़ी लंबी साजिश के तहत ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, देश के खिलाफ बिल्कुल, चल एक रहा है। लिख दिया है कि मैंने ट्वीट कर दिया है कि यदि ये गलत है तो रवीश पांडे हम लोगों से बात करे और इस पे चर्चा करे। यदि दुनिया की कहता है कि फलाना मुद्दा नहीं उठा, तो इसने आज तक अपने भाई, चूंकि इसका भाई सामान्य आदमी तो था नहीं, बिहार में कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष था, तो ये चर्चा होनी चाहिए। पब्लिक फिगर यदि आप हैं तो एक खबर इसने क्या, अपने पांडे ने, ये जो मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है, इस पांडे ने क्या अपने भाई के लिए कभी मुद्दा उठाया? नहीं मनीष जी, खाली कांग्रेस का उपाध्यक्ष नहीं था, नोटबंदी के खिलाफ जो कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी, उसका बिहार का ये चेयरमैन था, नोटबंदी के खिलाफ का।
जरा जरा सोच लीजिए कैसे कैसे ईमानदार और चरित्रवान लोग नोटबंदी के खिलाफ तैनात किए गए थे। कमाल है, कमाल है। हम्म। सर, इससे पहले तो कपिल सिब्बल साहब भी आए। हम लोग ये कह रहे हैं पूरा सोनिया सेना, पूरा वकीलों का टीम उतारा गया। सर, आपका एक प्रिय विषय है, हम उस पे भी आएंगे। अन्ना हजारे भी कूद गया है आज। इसने एक कांडी केजरी पैदा किया। केजरी के बाप पे हजारे तो चुप था, मणिपुर पर एकाएक अन्ना हजारे बोला जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये भी अन्ना हजारे ये सोनिया का ही एजेंट के रूप में काम किया? और मैं हमेशा जो एक बात कहता रहा कि चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश था, तो आक्रोश बीजेपी के फेवर में आ जाए, इसलिए अन्ना हजारे को और केजरी को सामने लाया गया ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके। तो क्या एक अन्ना हजारे भी सोनिया सेना का एजेंट आपको लगता है क्या? मनीष जी, मेरी फेसबुक की पोस्ट अभी भी गवाह है। कल मैं स्क्रीनशॉट निकाल दूंगा। मेरे पास वो पत्रिका भी पड़ी होगी कहीं पे। मैंने 2011 में जब इसने नौटंकी शुरू की थी, चौथे पांचवें दिन से मैं लगातार ये कहता रहा कि ये कांग्रेस का एजेंट है, दलाल है कांग्रेस का। ये कांग्रेसी साजिश के तहत यहाँ आया है और ये कांग्रेस का ही दलाल है। ये अभी नहीं आया, ये कांग्रेस का दलाल है और बड़ा पुराना पला, बड़ा पालतू, बड़ा विश्वसनीय दलाल है। ये मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, उसके बाद आप समझ जाइए। ये जब धरने पे बैठा तो इसने कैसी नौटंकी की। ये भारत के राष्ट्रपति की नहीं सुन रहा था, भारत के प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहा था। प्रणब मुखर्जी ने दो दो बार कहा, तब ये नहीं सुन रहा था। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र से विलास राव देशमुख आए, ये 5 मिनट में मान गया। ये धरना इसने खत्म कर दिया था। विलास राव देशमुख ऐसी कौन सी आध्यात्मिक शक्ति थे या बड़े धार्मिक व्यक्ति थे कि उनके आते ही विलास राव देशमुख, उनका देहांत हो गया है, ज्यादा कुछ कहने के नहीं। तो बड़े बड़े घोटाले उनके नाम भी दर्ज थे, लेकिन अब छोड़िए उस किस्से को। लेकिन विलास राव देशमुख के आते ही ये उनके पैरों पे बिछ गया। और एक बात और बता दूं दर्शकों को, जो मैं उस समय बड़ा डिटेल में लिखता था, इसके बारे में बहुत लिखा है कि ये कांग्रेस इसको पालती मालूम क्यों थी मनीष जी? बड़ा रोचक एक कारण बता रहा हूं कि इसने जब कहता था ना कि मैंने महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ 60 धरने दिए, 65 धरने दिए, ये अपनी सफाई में कहता था। लेकिन ये नहीं बताता था कि वहां पर जो गठबंधन की सरकार चल रही थी, मनीष जी, इसके 60 के 60 धरने जो उन मंत्रियों के खिलाफ होते थे जो शरद पवार के कोटे से मंत्री बने। कांग्रेस इसका इस्तेमाल शरद पवार के डंडा करने के लिए करती थी। ये हर 6 महीने में शरद पवार के किसी न किसी मंत्री के खिलाफ धरने पे बैठ जाता था, क्योंकि इसको कांग्रेस से राशन पानी मिलता था। कांग्रेस बड़े खेल खेलती है। शरद पवार का जानी दुश्मन बन गया था, क्योंकि ये कांग्रेस के चक्कर में उस पर दबाव बनाने के लिए करता था। और इसकी जरा असलियत बता दूं, मैंने तब भी लिखा था, आज फिर बता दूं कि 8वां फेल और ये मुंबई पुलिस का फरार अपराधी था। ये अपने गांव से भाग के बंबई में आया था, बंबई में चाय की दुकान में नौकरी करता था, 8वां फेल था। और वहां पे इसने कुछ कुकर्म किया था, कुछ आपराधिक मामले में इसके खिलाफ जब FIR हुई तो ये बंबई से भागा और भाग के गायब हो गया। उसके बाद इसने पता नहीं कौन सा फर्जीवाड़ा किया। ये सेना में सैनिक कभी नहीं था, ये भी आप लोग ध्यान समझ लीजिए। ये सेना में ट्रक ड्राइवर था। मेरी एक नहीं 1000 पोस्टें होंगी। मैंने इसको हमेशा लिखा कि 8वां फेल ट्रक ड्राइवर किशन बाबू राव उर्फ अन्ना हजारे। तो ये कांग्रेस की, समझ लीजिए, जो आदमी शुरुआत से इतना धूर्त था, उसके अंदर देश प्रेम कहां जाग गया। इसको इस देश की खैराती मीडिया ने कभी गांधी, कभी जयप्रकाश नारायण, कभी विनोबा भावे, बड़ी बड़ी महान हस्तियों से इसकी तुलना करके इसको खोपड़ी बैठा दिया था। और आप जरा मनीष जी गौर करिए कि इतना सब होने के बाद केजरीवाल ने इसको जमकर जुटियाया, लेकिन ये केजरीवाल के खिलाफ कभी नहीं बोलता। नहीं बोलता। और ये वही दुष्ट आदमी है। मैंने क्यों कहा कि मैं इसको कांग्रेस का दलाल कहता था? अभी इस पे मणिपुर में तो बाद में आऊंगा कि यह गया गुजरात का दौरा करने, और गुजरात में सवेरे दूध की दुकानों पर जो लाइन लगी थी, इसने लौट के दिल्ली में मीडिया से कहा था कि गुजरात में तो सवेरे सवेरे शराब बिक रही थी दुकानों से। गुजरात में शराब बंदी है और जो दूध लेने के लिए जनता खड़ी थी, इसने कहा गुजरात में तो सवेरे सवेरे लाइन लगा के शराब बिकती है। ये इतना धूर्त है। ये समझिए कितना धूर्त आदमी है कि कांग्रेस का एजेंडा चलाने के लिए ये आ गया था। इसको असल में मनीष जी 2011 में उतारा क्यों गया था, समझ लीजिए। कांग्रेस को वो पासा भारी पड़ गया था। कांग्रेस ने केजरीवाल और अन्ना को सिर्फ इसलिए उतारा था क्योंकि 2011 तक कोयला घोटाला, 2G घोटाला, CWG घोटाला, कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार की कालिक से बिल्कुल उसका चेहरा और पूरा बदन काला हो गया था। तो उसने कहा
कि अब इनको मैदान में उतार दो बड़ा ईमानदारी का ठेकेदार बना के, ताकि ये भाजपा पर भी उतना ही कीचड़ उछाले। इसने शुरू किया था, इसने नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ शुरू किया था। इसने कहा कि वो शराब बिकती है वहां सवेरे सवेरे लाइन लगा के लोग, यानी इसने गुजरात सरकार को बदनाम किया और गुजरातियों पे कीचड़ उछाला कि सवेरे 6 बजे वो लाइन लगा के दारू खरीद रहे थे। जरा सोच लीजिए इसके कमीनेपन की इंतहा।